समय वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। सम्मान तो सबका यहाँ होना है, उससे पहले आज हमें उस इंसान को सुनना है जो मैं शुरू में ही बोला। धन्यवाद गौरव जी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अवार्ड्स के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार विजेश जी, इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे वैशाली गेट्स इंस्पायर बिहार चीफ कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रीय युवा विकास परिषद के अध्यक्ष इसले किशोर जी, अमित पांडे जी, पटना से यहाँ आए पूर्णिया के रहने वाले, पूरे देश में बिहार के नाम को लेकर एक अलग छवि गढ़ने वाले और नीतीश चंद्रा जी, सोनू ठाकुर जी और यहाँ उपस्थित सभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स, मैं आपके बीच बहुत आशान्वित हूँ क्योंकि आपको जब देखता हूं तो कहीं न कहीं देखता हूं कि आपके माध्यम से बिहार की आवाज को सुनता हूं, बिहार क्या सोचती है उसको समझता हूं और बिहार किस दिशा में जा सकती है, इसमें आपकी क्या भूमिका हो सकती है इसको भली भांति जानता हूं। हम लोग वैशाली में हैं, सबसे पहले वैशाली की भूमि को नमन करता हूं। वैशाली केवल एक भूमि नहीं है, यदि भूमि की बात करें तो वैशाली उस प्राचीन वज्जी महाजनपद की राजधानी थी जिसके उत्तर में हिमालय, दक्षिण में गंगा, पूर्व में कोसी और पश्चिम में नारायणी गंडक स्थापित थी। लेकिन वैशाली केवल एक भूखंड नहीं थी, वैशाली एक अलग सोच थी। इस सोच को यदि हम समझ गए हम समझ पाएंगे बिहार के उत्कर्ष का कारण क्या था और बिहार के पतन का कारण क्या हुआ। वैशाली क्या थी? यदि हम महाभारत को पढ़ेंगे तो उसमें भी वैशाली के राजवंशों की सूची पाते हैं। सबसे पहले कौन आए, उनके बाद कौन आए, उनके पुत्र कौन थे, और लगभग जितने भी महाजनपद या जितने भी जनपद भारत में रहे सबकी व्यवस्था वही थी, जिसमें कोई शासक आता उसके अगले उत्तराधिकारी के रूप में उसका पुत्र होता, पुत्र नहीं हुआ तो कोई और होगा जिसका चयन शासक ने किया होगा। वही स्थिति अंग में भी थी, मगध में भी थी, वैशाली में भी थी। लेकिन वैशाली में एक ऐसे शासक आए जो व्यभिचारी थे, जो अत्याचारी थे और जनता त्रस्त हो चुकी थी। उसे लगा कि ये व्यवस्था यदि चलती रही तो निश्चित है जन कल्याण निहित नहीं है, और तब पूरे वैशाली में क्रांति आई जिससे उन्हें लगा कि शासक का बेटा ही शासक बने ये उचित नहीं है, शासक योग्य होना चाहिए। और तब योग्यता कैसे हो सकती है, किस प्रकार से हम चुन सकते हैं, उस रूप में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित हुआ जिसमें पूरे क्षेत्र में, जिसकी भौगोलिक सीमा मैंने आपको बताई, 7,707 गणराजा चुने जाते थे और चुनकर प्रतिवर्ष इसी वैशाली के सभागार में, जहां ज्यादा विशाल का गढ़ अवशेष के रूप में स्थापित है, बैठकर अपने गणाधिपति को चुनते थे और प्रतिवर्ष ये क्रम चलता था। अब सोचिए इस समय माइक है, हम लोग इस कक्ष में है, करीब 100-150 लोग बैठे हैं, माइक नहीं हो तो बड़ी परेशानी होगी। बरसात हो रही है, कुछ लोग आ पाए, कुछ लोग नहीं आ पाए। लेकिन उस प्राचीन काल में जब रोड नहीं थे, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस प्रकार का माइक की व्यवस्था नहीं थी, 7,707 लोग कैसे मिलकर यहाँ इसी वैशाली में चुनते होंगे, बताता है कि हमारे मन कितने मिले हुए थे, किसी विषय पर सहमति किस प्रकार हम बना पाते थे, किस प्रकार आपस में संघर्ष नहीं होता। वैशाली का बड़ा सूक्ष्म संदेश है जिसमें अपवाद प्रस्तुत करने की परंपरा थी। यदि हम अपवाद व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वैशाली का हर नागरिक खड़ा हुआ उसने व्यवस्था का परिवर्तन किया और उसने उस प्रकार की गौरव की अनुभूति की मैं वैशाली का हूँ। यदि आप बौद्ध ग्रंथों को पढ़ते हैं तो आप पाते हैं मानव में अभिष्ट में बड़ा फर्क है, दोनों में सोच में अंतर है। लेकिन उदय किसका हुआ? जिस समय वैशाली स्थापित थी उस समय मगध बढ़ना चाह रहा था, और जब मगध अपनी सीमाओं का विस्तार करना चाह रहा तो सबसे बड़ी चुनौती वैशाली के रूप में स्थापित हुई। उसने कौशल पर विजय प्राप्त की, अनेक जनपदों पर विजय प्राप्त की, लेकिन वैशाली हारने वाली नहीं।
कि वैशाली का हर नागरिक उस गौरव के साथ, शस्त्रों के साथ लड़ने के लिए तत्पर रहता था। मगध के लिए लड़ने के लिए केवल सेना रहती थी, जिनको नेता मिलता था, लेकिन वैशाली का हर नागरिक अपने इस भूमि की सोच की रक्षा के लिए तत्पर था। लेकिन वैशाली का पतन क्यों हुआ? अजात शत्रु को लगा कि वैशाली का नाश कैसे हो, उन्हें तो आगे बढ़ना था, वैशाली को नष्ट करना था। उन्होंने अपने अमात्य वसाकार को, उस समय भगवान बुद्ध आए हुए थे वैशाली में, उनके पास भेजा और उनसे पूछा कि वैशाली का नाश कैसे हो। बुद्ध बैठे थे, बगल में आनंद बैठे थे। बुद्ध से जब प्रश्न किया गया, बुद्ध ने आनंद से पूछा, ये बताओ क्या वैशाली में वृद्धों का सम्मान होता है? आनंद ने कहा बिल्कुल होता है। क्या वैशाली में नित्य सभाएं होती हैं? आनंद ने कहा बिल्कुल नित्य सभाएं होती हैं। क्या वैशाली में प्रतिवर्ष गणाधिपति का चयन होता है? सारी बातें उन्होंने स्वीकारात्मक बताई। तब भगवान बुद्ध ने कहा, जहां इस प्रकार की सहमति हो, जहां लोगों के मन इस प्रकार मिले हो, जहां इस प्रकार की व्यवस्था हो, उस वैशाली का पतन कभी नहीं हो सकता, उसका नाश कभी नहीं हो। इसको जब वसाकार ने सुना, बड़े निराश हुए। जाकर उन्होंने अजातशत्रु को कहा कि भगवान बुद्ध ने तो कहा है कि वैशाली का नाश कभी नहीं होगा, और उन्होंने बताया कि मैंने इस प्रकार से बातें की थी। तब अजातशत्रु ने कहा, तुमने भगवान बुद्ध की बात पर ध्यान नहीं दिया। भगवान बुद्ध तो साक्षात जो कहेंगे उसमें कहीं संदेह हो ही नहीं सकता। लेकिन उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, जब तक वैशाली में एकता स्थापित रहेगी, जब तक सभी गणराज्यों में एकता रहेगी, जब तक गणाधिपतियों में एकता रहेगी, तब तक वैशाली का क्षय नहीं होगा। लेकिन यदि इस एकता को भंग कर सके तो निश्चित ही वैशाली का भी पतन होगा। और तब वसाकार को उन्होंने भेजा, निष्कासित किया, यह कहते हुए कि मैं तो निष्कासित करता हूँ, तुम वैशाली जाओ, प्रयास करो कि आपस में इस प्रकार के फूट के बीज डालो कि लोग आपस में संघर्ष करने लगे। और जिस वैशाली का हर नागरिक गर्व के साथ शस्त्र खाता था, उसके लिए वेतन नहीं मांगता था, और उस प्रकार की रक्षा करने के सदैव तत्पर रहता था, उसके जो चुने हुए अधिपति थे, उनके बीच में जब संघर्ष हुआ, तो छोटे से विवाद पर अभिषेक पुष्करणी में एक स्नान को विवाद हुआ, और उसमें अनुकूल समय था जब मगध ने आक्रमण कर दिया। लोग तत्पर थे, लेकिन उस वैशाली का विनाश हो गया, क्योंकि आपस में फूट पड़ी। लोगों में छोटे विषयों पर भी समन्वय नहीं हुआ, सहमति नहीं बनी, और एक जब युद्ध हुआ तो आपस में लोग एक दूसरे के बीच में संघर्ष कर रहे थे। एक बहुत बड़ा संदेश इस वैशाली की धरती से, इतनी महान परंपरा को लेकर जिसका उदय हुआ, उसका विरोध इसलिए हुआ क्योंकि लोगों में समन्वय नहीं था, संघर्ष कर रहे थे। आज बिहार की क्या स्थिति, बिहार की क्या आवश्यकता है? यदि उस प्राचीन काल में जाते हैं तो वैशाली को स्थापित पाते हैं, हम उस मगध को स्थापित पाते हैं जिसमें शासक किसी जाति का हो सकता है, ऐसा अपवाद हमने दिया, जिसमें नंद वंश का उदय हुआ, जो सबसे निम्न वर्ग से आते थे। किसी पूरे भारत में आप देख लीजिए, इस प्रकार का अपवाद नहीं है। चाणक्य चलते हैं तो चंद्रगुप्त की जाति नहीं खोजते। बिहार में जातियां तब भी थी, लेकिन जिस प्रकार का जातिवाद आज हम देखते हैं, जिस संघर्ष में हम लोगों को लड़ते देखते हैं, व्यक्ति किसी व्यक्ति से मिलता है तो पहली बार जानना चाहता है किस जाति का है। कुछ दिनों पहले चुनाव हुए थे, मैं किसी दल विशेष की बात नहीं करता हूं, लेकिन आप सोचिए कौन से लोग चुने गए? जो लोग चुने गए उनका आधार क्या था? क्या जो पार्टी ने टिकट दिया, उसने देखा व्यक्ति कितना योग्य है, व्यक्ति ईमानदार है या नहीं, व्यक्ति बिहार को आगे ले जाएगा या नहीं, या केवल उसने देखा कि इस क्षेत्र में किस जाति के कितने लोग हैं, क्या इतने जाति के लोग हैं, इस कैंडिडेट को टिकट मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, इसके अलावा कोई और भूमिका ठीक है, कोई चल रहा हो। आप सोचिए जो लोगों ने वोट दिया तो क्या आधार है? क्या उन लोगों ने देखा कि हमारा कैंडिडेट ईमानदार है कि नहीं, क्या हमारा कैंडिडेट बिहार को आगे ले जाएगा या नहीं, क्या हमारा कैंडिडेट योग्य है या नहीं? बिल्कुल नहीं। पूरे हर क्षेत्र में आप देखिए तो एक ही बात देखते हैं, जो हमारी युवा पीढ़ी को दसे जा रही है, ग्रसित हो चुके हैं। आप विवाद उस प्रकार से दे जा सकेंगे। यदि कोई कहे कि हम सरकारी नौकरी देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरी सरकारी नौकरी हम दे भी देते हैं, कितने लोगों को दे पाएंगे? कोई सरकार या किसी तरह किया जाए, शायद 1% या कुछ अधिक। क्या 1% लोगों को सरकारी नौकरी देने से बिहार बदल जाएगा? बिहार को यदि बदलना है तो एक ही आवश्यकता है, सोच को बदलना होगा। प्राचीन काल में यदि अखंड भारत के साम्राज्य को बना सके, जिसकी सीमाएं अफगानिस्तान के पार तक थी, हिमालय के उत्तर तक थी, दक्षिण में सागर तक तो थे, उत्तर के भी पार तक थी, तो कारण क्या था? हम व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ना जानते थे। जातियां थी लेकिन उस प्रकार का मतभेद नहीं, क्योंकि वेदांत की धरती रही जिसमें कोई भेदभाव है ही नहीं। इसीलिए आप देखें हर प्रकार के अपवाद इसी वैशाली की धरती पर सिद्ध है, विचारधाराओं को
भेद उलझा हुआ है, कोई लिंग भेद को लेकर चल रहा है, उस बिहार में जिसमें अपराध प्रस्तुत करने की परंपरा थी, आज क्या आवश्यकता है? यदि पूरे बिहार को आगे ले जाना होगा, हर व्यक्ति चाहे किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, उसको आगे ले जाना होगा, और उसमें हर व्यक्ति की भूमिका है। तो किसी स्कूल गाँव में भी रहता है, उसकी भी भूमिका है। यदि एक व्यक्ति पिछड़ा रहेगा तो बिहार आगे नहीं जाएगा। और बिहार में सबको आगे ले चलना है, सबको साथ देना होगा। कोई सरकार आगे नहीं कर सकती जब तक लोग नहीं जागे। और यही अभियान है लेट्स इंस्पायर बिहार, लोगों को जगाने का, व्यवस्था को बदलने का, जिसमें लोग चुने जाए, जिसमें कुशल लोग नेतृत्व करें, जिसमें योग्य लोग नेतृत्व करें। अपनी युवा पीढ़ी में ऐसे योग्य लोग आए जिनके पास दृष्टि हो, ऐसी दृष्टि जो हमारे पूर्वजों के पास थी। केवल जाति संप्रदाय आधार पर यदि हम आगे बढ़ते रहे, आपस में संघर्ष करते रहे, बिहार नहीं बदलेगा। भ्रम हो सकता है कि बिहार बदल जाएगा, नहीं बदलेगा। सत्ताएं बदल सकती हैं, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलेगी। और जिस प्रकार से पलायन आज हो रहा है, उससे विकास स्वरूप धारण करेगा। जनसंख्या बढ़ रही है, एक आवश्यकता उद्यमिता की क्रांति की, जिसमें हम अपने युवाओं को स्वरोजगार कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, व्यवसाय कैसे कर सकते हैं, उद्योग कैसे लगा सकते हैं, स्टार्टअप कैसे लगा सकते हैं, इसको करने की। और ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जनसंख्या बहुत बड़ी है। 9 करोड़ लोगों को यदि अगले 2 दशक में रोजगार देना है, तो आवश्यकता है कि आज से अपने गांव से, अपने विद्यालय से, अपने महाविद्यालय से प्रारंभ करें। कैसे हम उद्योग लगा सकते हैं? यदि हम अपने गांव में गर्व करते हैं कि हमारे गांव से 5 IAS निकले, 5 IPS निकले, तो हम भ्रम में हैं। कितने IAS IPS निकले जिन्होंने गांव का कल्याण किया हो, जिन्होंने अपने गांव के बारे में घूमकर सोचा भी होगा, या जिन्होंने ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होगा। सोचिए, हम किस आधार पर अपने गांव का मूल्यांकन करते हैं, लेकिन क्या हमने इस आधार पर मूल्यांकन किया कि हमारे गांव में कितने स्टार्टअप लगे, कितने लोग सफल उद्यमी बने, कितने लोग सफल व्यवसायी बने? इस परिभाषा को बदलना होगा। यदि नहीं बदलते हैं तो हम कहीं भ्रम में हैं। बिहार को बदलने के लिए आवश्यकता उद्यमियों की, बिहार को बदलने के लिए आवश्यकता व्यवसायियों की। बिहार उस काल में जब अग्रणी था तो हमारे पास चंपा थी, जिसके अवशेष आज भागलपुर में है। उसको बहुत विश्व का पहला नगर कहा, और चंपा का ऐसा प्रभाव था पूरे वियतनाम के लोगों ने अपने देश का नाम चंपा रख दिया। दूसरी शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक वियतनाम चंपा के नाम से जाना गया। आज जब गूगल पे चंपा टाइप करेंगे तो आपको उस प्राचीन चंपा का उल्लेख कम मिलेगा, लेकिन उस चंपा का मिलेगा जो उस चंपा के प्रेरणा से स्थापित हुई। यह बिहार की शक्ति थी। विक्रमशिला के एक आचार्य को बुलाने के लिए पूरे तिब्बत के लोगों ने 1000 वर्ष पहले स्वर्ण दान किया था। उसमें मंडली आई तो मंडली को लौटना पड़ा, क्योंकि विक्रमशिला से कोई जाने को तैयार नहीं था। और तब तिब्बत नरेश लाल लामा नेपाल चले गए और सोने की तलाश में बंदी बना लिए गए। मंडली आई, उसको 3 वर्ष लगे। उन्होंने अपने नरेश की दुर्दशा बताई, तब जाकर विक्रमशिला से आतिश दिग्वकर ऋषि के यहाँ तिब्बत गए। और आज तिब्बत जो वज्रयान की परंपरा धारण हर तिब्बती करता है, उसके बीज कहीं न कहीं उसी विक्रमशिला में बोए गए। वैशाली विश्व का पहला गणतंत्र, पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। एक अलग सोच है, लेकिन उस सोच को क्या हम आत्मसात करते हैं? सोचिए, 7707 गणराजा चुने जाते थे पूरे क्षेत्र उस प्राचीन काल में, लेकिन उसका आधार जाति नहीं थी, योग्यता के आधार पर चुनते थे। और तभी तो बिहार में ऐसे अपवाद प्रस्तुत हुए, तभी उस काल में देखकर बिहार का उदय हो रहा था, बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझा रहे थे। और आज भी कोई बहुत विकराल समस्या नहीं। निश्चित है कि हम रोजगार दे सकते हैं सभी 9 करोड़ लोगों को अगले 2 दशकों, लेकिन तैयारी आज से करनी होगी। यदि गांव के विद्यालय में संघर्ष करेंगे जाति के नाम पर, तो कहां आगे जाएंगे? हमें देखना होगा हम क्षमता वर्धन कैसे कर सकते हैं अपने छात्रों की, बाल्यकाल से ही उनमें कैसे उस प्रकार की सोच को विकसित कर सकते हैं। और लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में आज लगभग 91,000 लोग सीधे रूप से व्हाट्सएप से जुड़े हैं। आपसे मैं आह्वान करूंगा, जुड़े लोगों को बताइए, कोई राजनीतिक अभियान नहीं, कोई सत्ता परिवर्तन से बिहार नहीं बदलेगा, लेकिन व्यवस्था यदि बदल गई, अपने युवाओं को हमने सही संस्कार दिए, बिहार के अपने पूर्वजों की दृष्टि उन्होंने स्थापित कर दी, निश्चित है अपने जीवन काल में बिहार को बदलता देखें। एक लक्ष्य लेकर हम चल रहे हैं कि 2047 तक बिहार विकसित कैसे हो, और तो समाज के हर वर्ग की भूमिका होगी। इसीलिए लेट्स इंस्पायर बिहार में ऐसे लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं जो बिहार को कुछ देना चाहते हैं, जो बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। महिलाओं को बड़ी संख्या में जोड़ना चाहते हैं, और महिलाएं जब जुड़ी हैं तो बिहार में 14 केंद्रों पर निःशुल्क गार्गी पाठशालाएं चलती हैं। खगड़िया में 2 केंद्र है, बेगूसराय में 2 केंद्र है, पटना में 6 केंद्र। इस प्रकार से अलग अलग जिलों में गार्गी पाठशालाएं स्थापित हुई। अब छपरा में भी लोग स्थापित करने जा रहे हैं, पिछले सप्ताह वहीं पर था। इसके अलावा निःशुल्क केंद्र जहाँ शिक्षा उन लोगों को उपलब्ध कराएगा जो वंचित हैं, बिना किसी आधार, कोई जाति, कोई संप्रदाय, कोई भेद नहीं। यदि आप वंचित हैं और उचित शिक्षा आपको दे सकते हैं, उस प्रकार से सिवान में, जमुई में, समस्तीपुर में इस प्रकार में निःशुल्क शिक्षण केंद्र चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं?
क्योंकि एक आह्वान पर लोग जुटे उनके द्वारा बिहार को कुछ देने की मन में भावना जगी और दे रहे हैं। आपके माध्यम से इस प्रकार की भावना की हमारा यूथ किस ओर जा रहा है? यदि जाति के नाम पर हम संघर्ष करते रहे, यदि हम सोचते रहे कि मेरी जाति के लोगों को कितना टिकट मिला, मेरी जाति के कितने MP बने, मेरी जाति के कितने MLA बने, इससे बिहार बदलेगा क्या?